फिफ्थ सेशन होता था। फिफ्थ सेशन में डिपेंड करता है वही कि मेरा कितना पढ़ना पेंडिंग है। बहुत पढ़ना पेंडिंग रहता था, फिर माइंड मैप्स हो गए, इंडेक्स मैपिंग हो गई, वो बनाती थी जो भी मैंने पढ़ा उसका आज के दिन। ठीक है, उस टाइम पर क्योंकि पता नहीं मेरे बॉडी को आदत हो गई थी, ब्रेन को आदत हो गई थी उस टाइम पर इंडेक्स मैपिंग, माइंड मैपिंग ये सब बनाने की। तो मैं उस टाइम पर वो सब बनाती थी। या तो प्रोजेक्ट हो गया वो, ठीक है, मैं एक हफ्ते बाद रिवाइज करना है इसको, वही जो हाईलाइट कर लो मॉड्यूल में, या फिर आपका जो रिवीजन बुक है उसमें, या फिर आपको इंडेक्स मैपिंग या माइंड मैपिंग या कुछ भी नोट्स बनाओगे, वही आपको एक दिन के बाद रिवाइज करना है। आपने जो भी आज पढ़ा सुबह के सबसे पहले रिवाइज करना है। सिर्फ हाइलाइटर्स वाला रिवाइज कर लो, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज कर लो, बट करो, छोड़ना मत। ये सब हाईलाइट कर लो मॉड्यूल में, या फिर आपका जो रिवीजन बुक है उसमें, या फिर आपको इंडेक्स मैपिंग या माइंड मैपिंग या कुछ भी नोट्स बनाओगे, वही आपको एक दिन के बाद रिवाइज करना है। आपने जो भी आज पढ़ा सुबह के सबसे पहले रिवाइज करना है। सिर्फ हाइलाइटर्स वाला रिवाइज कर लो, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज कर लो, बट करो, छोड़ना मत। ये जब तुम कंसिस्टेंट करने लगोगे ना, अपने आप अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, अपने आप तुमको पढ़ने का मन करेगा, बिकॉज़ यू आर नॉट आउट ऑफ ट्रैक, यू आर इन द ट्रैक। जब तुम चीजें रिवाइज करते हो तब आप उस चीजों से कनेक्टेड रहते हो, आपको सब याद रहता है, व्हिच इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन दिस कोर्स। तब जाके तुम्हारा हाँ, मैंने मॉड्यूल से नहीं किया हुआ था, मैंने आईएलटीएस पर स्कैनर किया था, फिर मॉड्यूल। हाँ, तो जो ईसीएल है वो मैंने मॉड्यूल से किया हुआ था, क्योंकि हमेशा पहले मॉड्यूल खोलती थी और रिवाइज करती थी। वैसे ही आपका जो प्राइमरी बेस है, आपका क्लासेस के बुक से आपने पढ़ा है कि मॉड्यूल से पढ़ा है, जो भी है, पहले जब भी पढ़ने बैठो उस वो बुक से बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, आई होप आपने अंडरलाइन, मार्किंग, हाइलाइटर, स्टिकी नोट्स ये सब चिपकाए हुए होंगे, और इसमें इंडेक्स मैपिंग करना इज वे 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 बेनिफिशियल। ठीक है, ऐसे सब सब्जेक्ट्स के लिए ही इंडेक्स मैपिंग बना हुआ है, तो आप इंडेक्स मैपिंग बनाना स्टार्ट कर सकते हो ये सब सब्जेक्ट्स का। अब जैसे ही आपने रिवाइज किया अच्छे से, फिर आपको इसका स्कैनर खोलना है। अब जब आप स्कैनर खोलोगे, स्कैनर से पढ़ोगे, तब आपको कोई कुछ यूनिक आ जाएगा उस टाइम तक कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। जैसे ही घर आओगे, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को रिवाइज करना है। ओके, और अब आपको पूरा मॉड्यूल बैठ के एक एक वर्ड रीड नहीं करना है। आप कैसे रिवाइज करोगे पूरा चैप्टर? माइंड मैप्स, इंडेक्स मैपिंग, आपको रिवीजन नोट्स रहेगा वो यूज करना है। इसलिए मैं इतना फोकस करती हूं माइंड मैप और इंडेक्स मैपिंग पे। ये आपको लास्ट डेट पे इतना काम आने वाला है ना गाइस, मैं आपको अभी बता नहीं सकती। जैसे आप एग्जाम से लेके घर आओगे, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के माइंड मैप पढ़ने हैं, इंडेक्स मैपिंग पढ़ना है। जैसे पूरा चैप्टर माइंड मैप्स, इंडेक्स मैपिंग, आपको जो रिवीजन नोट्स रहेगा वो यूज करना है। इसलिए मैं इतना फोकस करती हूं माइंड मैप और इंडेक्स मैपिंग पे। ये आपको लास्ट डेट गाइस मैं आपको अभी बता नहीं सकती। जैसे आप एग्जाम से लेके घर आओगे, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के माइंड मैप पढ़ने हैं, इंडेक्स मैपिंग पढ़ना है। जैसे ही वो सब हो जाएगा, फिर आपको मॉड्यूल उठाना है, और जो माइंड मैप और इंडेक्स मैप आपने नहीं लिखा है, ठीक है, ऐसा कुछ तो होगा ना जो आपने मेंशन नहीं किया होगा आपके माइंड मैपिंग में, इंडेक्स मैपिंग में, वो सब चीजें आपको मॉड्यूल से रीड करनी है। जो माइंड मैप इंडेक्स मैपिंग में है, दोबारा वही मॉड्यूल से रीड करोगे तो कुछ मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट है। वही सब रीड करना मॉड्यूल से जो आपने मेंशन नहीं किया हुआ है, एंड आपको बर्ड आई व्यू लेना है। इसका मतलब है सब ऊपर ऊपर से देखना है, बिल्कुल टाइम नहीं आपके पास, एकदम राजधानी एक्सप्रेस की तरह चैप्टर का एबीसीडी भी नहीं बता, बट उस सबसे पहले आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन कहां से सॉल्व करोगे? उसके पास्ट पेपर्स आंसर से आपको उसके क्वेश्चन पढ़ नहीं जाना है। स्टडी इज ऑल अबाउट रिवाइजिंग, जितना उसको रिवाइज करोगे उतना आपको टॉपिक याद रहेगा। तो रिवीजन टेक्निक्स में बता देती हूं कैसे कैसे क्या करना है, जो है। अब जैसे सुबह होती है, मैं सबसे पहले रिवाइज करती हूं। ठीक है, एक बार तो मैं फ्रेश भी नहीं होती हूं, मैं मूवी नहीं होती, मैं सीधा रिवाइज करने बैठती हूं, क्योंकि उठकर अगर हमको हम कुछ ऐसी चीज करें जो हमको पूरे दिन करनी हो, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। इसलिए मैं उठकर मेरे ब्रेन को आदत देती थी कि पहले पूरे दिन पढ़ना है, फिर सबसे पहले रिवाइज कर, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि कल का मैं भूली नहीं हूं, ताकि जब मैं पढ़ने बैठूं मेरे दिमाग में ये ना चले कि मैं तो भूल गई कल क्या पढ़ा था। सबसे पहले उठ के मैं रिवाइज करती थी। इट हार्डली टेक्स 15 to 20 मिनट्स फॉर मी टू रिवाइज, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, जैसे कि आपने दिमाग में ये ना चले कि मैं तो भूल गई कल क्या पढ़ा था। सबसे पहले उठ के मैं रिवाइज करती थी। इट हार्डली टेक्स 15 to 20 मिनट्स फॉर मी टू रिवाइज, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखे होंगे, मैं इंडेक्स मैपिंग बनाती थी, माइंड मैपिंग बनाती थी, इसी दो चीजें रिवाइज करती थी। अब मेरा रिवाइज हो जाता था। अच्छा, बाय द वे आई वाज नाइट आउट, तो मैं सुबह लेट उठ 10-15 मिनट आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। बस आधा घंटा समझ लो ये आप दे रहे हो अपने आप को सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन के लिए। राइटिंग प्रैक्टिस करना कब करना? जब आप सोने जाओगे ना, उसके पहले ही राइटिंग प्रैक्टिस करना। इससे क्या होगा, सोने से तुरंत पहले आपके माइंड में कुछ पढ़ाई करी है, कुछ लिखा हुआ है, तो उसको सोते टाइम भी आपको वही सब याद आएगा, रिवीजन होगा। क्योंकि मेरे साथ तो होता था, मैं जब रात को पढ़कर सोती थी ना, तो मुझे सपने में भी आता था कि मैं रिवाइज कर रही हूँ, मैं ये सब्जेक्ट का सीएसआर का ये लिमिट था, ऐसा लिमिट था, तो उस जोन में हमें जाना है अभी। इसलिए एकदम सोते टाइम के पहले ही आपको पेपर सॉल्व करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। बस कोई भी एक क्वेश्चन उठा लो रैंडमली, जो आपको पसंद है वो उठा लो, कुछ उठा लो और उसको लिखो। ठीक है, 5 मार्क्स का अज्यूम करो, 5 मार्क्स का आने वाला है, और उसको लिखो। चौथी चीज मैं आपको बोलूंगी, इसलिए ये आया है। ठीक है, अब देखो, माइंड मैप बनाने से पहले आपको एकदम क्लियर होना पड़ता है कि भाई इसके अंदर टॉपिक क्या क्या है। अभी जो शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी है वो एक टॉपिक है, बट उस पर मैं लिख सकती हूँ चाहे कुछ भी आ जाए, तो ये मैंने माइंड मैपिंग पे कवर करा ही नहीं है। अब एक ये है मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर केस स्टडीज भी है, और फॉस वर्सेस हॉर्बोटल का केस स्टडी है, जिस ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट होगा, ये क्या होता है। तो ये जो पूरा पेज है ना जो मैं अभी पलटा रही हूँ, वो सब वही है ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट का, वही है ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट का। तो एक तो वो बन जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन सिक्योरिटीज, तो एक माइंड मैपिंग के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। फिर तीसरा टॉपिक आता है क्लास एक्शन सूट, ये पूरा क्लास एक्शन सूट का बात करता है। तो यानी कि ये 25 पेज में 3 कवर है, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, ट्रांसफर ट्रांसमिशन और क्लास एक्शन सूट। तो इस 3 पे मेरा माइंड मैपिंग मेजर बनेगा। तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में ऐसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सो आ जाते हैं मुरादाम, तो मैंने इसका भी माइंड मैप बना दिया, और पीछे मैंने एकदम अच्छे से कवर किया हुआ है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, क्लास एक्शन सूट एंड ये जो है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन। ठीक है, मतलब सब कुछ कवर हो गया इसमें। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले सेंटर में आपको लेकर करना है, निकाला केस स्टडीज है ना ये, तो ये ऐसा केस स्टडी है जिसको ऑपरेशन नहीं माना जाता, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे सबसे पहले मैंने लिखा है ललिता राज्य लक्ष्मी वॉल कंपनी। अब लास्ट में थोड़ी जगह बची हुई थी, तो मुझे थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है वही लिखना था। तो ट्रांसफर ट्रांसमिशन का मतलब तो मुझे पता था, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, बट अपील
और ये पता है क्वेश्चन पूछा भी गया था एग्जाम में, अपील अगेंस्ट रिफ्यूज all the important things from magic for me, and yes, it did create it because I have remembered all the definitions, all the important things from the index itself. So before starting this video, I need to give you one tip basis on which you can draw your index mapping. Is that index mapping is very subjective because you can't just copy paste my index mapping and read it from that because that would not be useful for you. That would be a blunder. What you have to do is you have to create index mapping as per your understanding, like things which basis on which you can draw your index mapping. Is that index mapping is very subjective because you can't just copy paste my index mapping and read it from that because that would not be useful for you. That would be a blunder. What you have to do is you have to create index mapping as per your understanding, like things which you think is very difficult for you to remember. You have to write only that sentence, or things which you think which is very important, you have to write only that sentence. तो जब आप खुद ही लिखोगे तब आपको समझेगा कि हाँ ये मैंने क्यों लिखा था, क्या पर्पस था, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मैपिंग के बारे में बताने वाली हूँ. अगर आप ये स्किल्स की मास्टरी कर लेते हो, इंडेक्स मैपिंग बना लेते हो, तो यार आपके लिए रिवाइज करना चुटकी का सवाल है. आप कोई भी कितने भी 20-25 पेजेस का चैप्टर आप वो 2 पेज के इंडेक्स में रिवाइज कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो. ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो, रो रहे हो, फोटो लेके जा सकते हो, फंक्शन में हो वहां पे कर सकते हो. सो ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत यस गाइस, ये क्या है, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जितने भी केस स्टडीज है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है ये एक्ट, आपको पता होगा कि इसमें कितने साल, तो ये जितने भी केस स्टडीज है उसका क्या क्या कंक्लूजन है और क्या हुआ था वो सब मैंने स्टार्टिंग में चिपका दिया ताकि बार बार एक एक पेज उठा के मुझे ना देखना पड़े. अब आप देख सकते हो ये ऐसा होता है इंडेक्स मैपिंग. इसमें आप स्टिकर्स भी चिपका सकते हो, इसको स्टिकी नोट्स बोलते हैं अगर आपकी जगह कम पड़ रही हो. ये हो गया प्रिवेंशन एंड एयर पोल्यूशन. फिर आप ऐसा भी, अगर आपके पास स्टिकर नहीं है तो आप पेपर्स भी चिपका सकते हो. एक्सक्यूजेस मत दो कि मेरे पास स्टिकी नोट्स नहीं है, ठीक है. एक्सक्यूजेस से काम नहीं चलता यार, एक्सक्यूजेस नहीं. सोच लो मैं कौन से चैप्टर का आपको बताऊं. हाँ, लीगल मेट्रोलॉजी लेते हैं, ठीक है. ये चैप्टर अगर आप देख सकते हो तो ये 505 से 518 मतलब समथिंग अराउंड 13 पेजेस का ये चैप्टर है. तो इसको कैसे, ठीक है. तो माइंड मैपिंग होता क्या है? माइंड मैपिंग क्या होता है ना, जिसमें एक सेंटर होता है, उसके ब्रांचेस निकलते हैं, उसमें एक आप कुछ टॉपिक लिखते हो, उसके ब्रांचेस निकलते हैं. सो ये एक चार्ट टाइप होता है जिसके थ्रू सब कुछ इंटरकनेक्टेड होता है. तो जिसके थ्रू आप कॉन्सेप्ट बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हो, आपके ब्रेन को बहुत जल्दी याद रह जाएगा बिकॉज सब कुछ इंटरकनेक्टेड होता है ना, और आपने वो प्रिपेयर करा हुआ है. ये मुझे संदीप महेश्वरी सर के सेशन में मिला था जब मैं उनका वीडियो देख रही थी. वो बोल रहे थे कि आपका जो लाइफ गोल होता है ना उसको आप माइंड मैप के थ्रू बनाओ. मैंने सोचा ठीक है लाइफ गोल तो बना लेंगे, हम रिविजन भी तो कर सकते हैं. तभी मैं प्रोफेशनल में थी तो मैंने स्टार्ट किया उस रात को. मेरा जो एक टॉपिक है पेपर 6 है हमारा कुछ, उसका मैंने स्टार्ट किया माइंड मैपिंग, और मैं दूसरे दिन मैंने माइंड मैप के थ्रू रिवाइज किया. वो मुझे इतना अच्छे से याद रह गया और मेरे दिमाग में इतना अच्छा फिट हो गया, इतना क्विकली रिवाइज हो गया. फिर मैंने सब सब्जेक्ट्स के बनाना इसको ट्राई किया. तो बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है, बहुत इफेक्टिव टेक्निक है. एंड अभी इस वीडियो में मैं क्या करने वाली हूँ ना, मैं वाले हैं माइंड मैपिंग के बारे में. माइंड मैपिंग बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी. मैंने लास्ट वीडियो डाला था रिविजन टेक्निक्स, उसमें काफी लोगों ने बोला माइंड मैपिंग कैसे बनाया. सो हियर यू गो, मैंने तुरंत ही वीडियो बनाई है. एंड इसमें हम देखेंगे व्हाट इज माइंड मैपिंग, हाउ टू ड्रॉ माइंड मैपिंग, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट माइंड मैपिंग, एंड मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बताने वाली हूँ, दिखा के कि हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ माइंड मैपिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. टाइम जाएगा तो कुछ ऐसा माइंड मैपिंग जो बहुत जल्दी हो जाए एंड आपको समझ में भी आ जाए कैसा होगा. तो मैं उस कॉन्सेप्ट का बना रही हूँ जो है स्वेट इक्विटी. अब कॉर्पोरेट फंडिंग के मॉड्यूल में इंडियन इक्विटी नॉन फंड बेस्ड चैप्टर के अंदर है. अब आप ध्यान से देखना कि मेरा माइंड प्रोसेस कैसे चल रहा है माइंड मैपिंग बनाने के लिए, उसी हिसाब से यू हैव टू फंक्शन. तो सबसे पहले स्वेट इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें इन लोग ने बोला है कि वो कंपनीज एक्ट और सेबी के हिसाब से, प्रोविजन के हिसाब से काम करता है. सो मुझे ये माइंड में क्लियर होगा कि इसके मैं 2 ब्रांचेस बनाऊंगी, कंपनीज और सेबी. अब कंपनीज के अंदर मैं उसका ये प्रोविजन डालूंगी कि ये सब इसके प्रोविजंस हैं. एंड फिर ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वेदर इशू सर्टिफिकेशन कैन बी इन फॉर्म ऑफ प्रेफरेंशियल इशू. तो कंपनी सेक्टर के अंदर मैं ये 2 डाल दूंगी. फिर आता है इश्यूअर्स स्वेट इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन. सेबी के अंदर मैं ये सब तो नॉर्मल है. स्पेशल रिजोल्यूशन, अब ये देखो स्पेशल रिजोल्यूशन के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ये वाला पार्ट यहाँ पे भी है कंपनीज एक्ट के हिसाब से. तो 2 बार वो पार्ट रिपीट नहीं करना है क्योंकि माइंड मैपिंग जो होता है वो एज शॉर्ट एज पॉसिबल बनाना है ताकि हमें क्लियरली रिपीटेशन ना हो और हमारे हिसाब से वो जो इंपॉर्टेंट है वही इंक्लूड करना है, फालतू की चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी. फिर प्राइसिंग हो गया इंपॉर्टेंट है, वो डाल दूंगी. फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इंपॉर्टेंट, लॉक इन इंपॉर्टेंट, एंड देन प्रोसीजर. ठीक है. सो ये मैंने एक ओवरव्यू बना दिया कि अभी स्वेट इक्विटी शेयर्स को मुझे किस तरीके से बनाना है. तो माइंड मैपिंग बनाने से पहले आपको एक ओवरव्यू क्रिएट करना है, फिर उसके बाद हम माइंड मैपिंग बनाना स्टार्ट करते हैं. सो उसके लिए मैंने मेरे हथियार रेडी रखे हैं. एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है अगर हम माइंड मैपिंग ये सब देख सकते हो, मेरे पास पेन है, हाईलाइट्स है, स्टिकी नोट्स, वो सब. तो अगर हमें कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो हम इंक्लूड करेंगे. तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप कोऑपरेट करना क्योंकि मैं एक हाथ से शूट कर रही हूँ, एक हाथ से मैं ड्रॉ करने वाली हूँ माइंड मैप. सो आई होप विल कोऑपरेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हम एक ब्रांच बनाएंगे क्योंकि ये स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में. सो आई एम गोइंग टू मेक अ ब्रांच. ऑब्वियसली मैं क्लाउड के हिसाब से करती हूँ क्योंकि थोड़ा अगर वो, फिर इससे मैं डाल दूंगी स्वेट इक्विटी शेयर्स. देख सकते हो अब ये सेक्शन 288 और सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट डील करता है, तो वो भी मैं यहीं पे डाल दूंगी, सेक्शन 288 एंड सेक्शन 54. तो मैं जैसे देखूंगी तो मुझे क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि ये है. अब इसका सबसे पहला ब्रांच ऑब्वियसली हम लोग कंपनीज एक्ट का निकालेंगे. तो ऐसा बना दिया, इसमें डालेंगे कंपनीज एक्ट 2013. फिर इसका एक और ब्रांच निकालेंगे, उसके प्रोविजंस. ये ब्लैक से ही लिख दिया, कोई बात नहीं. प्रोविजंस सेक्शन 54 डील करता है. अब इसके और ब्रांच निकलेंगे. ठीक है.
आप देख सकते हो कैसे लाइन से गया। अब जैसे कि मैंने बताया था उसका जो कंडीशन है, चलो मैं यहाँ पे रख देती हूँ आपकी रेफरेंस के लिए। अब आप देखो तो वो लोग ने कितना बड़ा बड़ा लिखा है कि इशूज ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन, फिर वो रिजोल्यूशन क्या क्या स्पेसिफाई करेगा, फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स लिस्टेड, इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड, दे हैव टू डील विद सेबी, और जो नहीं लिस्टेड है वो रूल एट ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल्स। तो इतना बड़ा मैं नहीं लिखने वाली, मैं बहुत सिंपल सा लिखूंगी। मैं सबसे पहले लिखूंगी इसके लिए हमें चाहिए स्पेशल रिजोल्यूशन, एंड फिर दूसरा क्या था, वो जो रिजोल्यूशन है वो स्पेसिफाई करेगा नंबर ऑफ शेयर्स, फिर करंट मार्केट प्राइस कंसिडरेशन। अब अगर आपको याद हो तो यहाँ पे भी ऐसे सेबी के हिसाब से भी काफ़ी कुछ था, तो उसमें से भी कुछ पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हो ताकि वो एक ही में बन जाए। जो इसमें था नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉयज़, स्वेट इक्विटी शेयर एंड द रिलेशनशिप। तो नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड द रिलेशनशिप विथ, फॉरगिव माय राइटिंग बट मैं अपनी हैंडराइटिंग समझ जाती हूँ। तो हाँ, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। Does the movies, music, game अर्निंग पर शेयर। फिर तीसरा उसने बोला है लिस्टेड है तो से भी, नहीं तो रूलेट। तो लोग ने देखो कितना बड़ा बड़ा दिया है, ऑब्वियस की बात है, लीगल लैंग्वेज यूज़ की है वो लोग ने, बट हमारे रेफरेंस के लिए तो हम समझ जाएंगे कि अगर इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है तो से भी रेगुलेशन अप्लाई होगा, और अगर नहीं है तो रूल 8 और शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल्स अप्लाई होगा। तो ये मेरा हो गया एक प्रोविजन वाला पार्ट। अब दूसरा पार्ट ये था कि वो प्रेफरेंशियल इशू होता है कि नहीं। ये तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि इसका मैंने सुना था, केस स्टडीज़ मेरे टाइम पे आता था काफ़ी। सो ये हो जाएगा हमारा दूसरा बादल, जिसमें मैं लिखूंगी कि ई स्वेट इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वो नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैं इसको तारों से सजा दूंगी। अब वो नहीं है obviously बात है, तो मेरे को रीज़न बताना पड़ेगा कि भाई क्यों नहीं है। मैं पढ़ तो लूँगी बट क्यों नहीं है। तो उसके दो रीजंस हैं। एक रीज़न वो है कि सेबी आईसीडीआर एक्सक्लूड करता है इशू, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 21ZB जो प्रेफरेंशियल इशू है वो स्वेट इक्विटी शेयर को इशू, ये क्या बोलते हैं, एक्सक्लूड करता है। प्रेफरेंशियल इशू डेफिनेशन एक्सक्लूड्स स्वेट इक्विटी शेयर्स। और दूसरा पार्ट ये होगा कि रूल 8(13) ऑफ शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल्स वो भी क्लियरली एक्सक्लूड करता है, जो क्लियरली एक्सक्लूड स्वेट इक्विटी शेयर्स फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ प्रेफरेंशियल इशू। तो एक्सक्लूड स्वेट इक्विटी शेयर्स फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ प्रेफरेंशियल इशू। अब मुझे इसमें इम्पॉर्टेंट लगा ये, और ये दूसरा पार्ट इम्पॉर्टेंट है एक्सक्लूड। तो देखो जो ये कंपनीज एक्ट का पार्ट था पूरा, वो मैंने इतने पार्ट में कवर कर लिया। अब हम दूसरा जंप करेंगे सेबी इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स वाले पार्ट में। सो अब हम इसका दूसरा ब्रांच बनाएंगे। मेरी ड्राइंग स्किल्स बहुत गंदी है और मैं ट्राई करती हूँ कि वो इम्प्रूव हो, बट नहीं हो पाता है। तो ड्राइंग स्किल्स जिसकी अच्छी हो तो और अच्छे से बना पाएंगे ये। सेबी इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन 2002। आप इसमें देख सकते हैं, तो ये तो हमारा पोर्शन कंपनी एक्ट वाले में कवर हो गया। प्राइसिंग, तो अब हम इसका एक ब्रांच बनाएंगे प्राइसिंग। अब प्राइसिंग देखो तो क्या कहा है उन्होंने, इन केस ऑफ इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स टू प्रमोटर्स द सेम शैल नॉट बी अप्रूव्ड बाय सिंपल मेजर। सॉरी, क्या कहा है वो लोगों ने, ये तो दूसरा पोर्शन हो गया। हाँ, तो प्राइसिंग ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर में कहा है कि प्राइस ऑफ शेल नॉट बी द हायर, मतलब इस सब में से इट शेल नॉट बी द हाईएस्ट। तो सबसे पहला है एवरेज ऑफ हाई एंड लो, वीकली हाई एंड लो ऑफ ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ्स, मतलब 6 मंथ्स का एवरेज वीकली। फिर एवरेज वीकली हाई एंड लो ऑफ द क्लोजिंग पीरियड इक्विटी शेयर ड्यूरिंग द 2 वीक्स, मतलब 2 वीक्स का एवरेज वीकली हाई एंड लो। तो मैं इधर डाल दूंगी कि सबसे पहले एवरेज वीकली हाई एंड लो ऑफ 6 मंथ्स ऑफ 2 वीक्स। और फिर क्या है, इफ शेयर्स आर लिस्टेड ऑन मोर देन वन स्टॉक एक्सचेंज बट कोटेड ओनली ऑन वन स्टॉक एक्सचेंज देन द प्राइस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज शैल बी कंसीडर्ड। इफ द शेयर प्राइस कोटेड ऑन मोर देन वन स्टॉक एक्सचेंज द स्टॉक एक्सचेंज वेयर देयर इज हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम, मतलब दूसरा ये लिख देंगे कि इक्विटी शेयर्स कोटेड मोर देन वन हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है। और इफ शेयर्स आर नॉट कोटेड तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज शेयर प्राइस नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे शेयर प्राइस। इस सब का एक ही हाथ से मेरे को सीधा लाइन ड्रॉ करना, हो जाना स्ट्रेट हो जाना। हाँ, शेल नॉट, ये क्या था, शेल नॉट बी लेस देन द हायर, है ना, शेल नॉट बी लेस देन द हायर द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स।
इस सब में से हाईएस्ट जो भी रहेगा उतना प्राइस इसका रहना चाहिए। एवरेज वीकली ऑफ 6 मंथ्स 2 वीक्स इक्विटी शेयर्स मोर देन स्टॉक में कोटेड है तो हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम जहां स्टॉक एक्सचेंज पे है इक्विटी शेयर्स कोटेड नहीं है तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे का इसकी बात है। अगर आपके क्वेश्चन आता है और आपको केस स्टडी आता है तो आप इससे आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाता है। और अगर आपको थियरी के लिए आता है तो सब लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा भी लिखो तो आपको 3-4 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। एंड अपना टारगेट 3-4 मार्क्स का ही होना चाहिए हर एक क्वेश्चन में। वी शुड नॉट ब्लैंक आउट। अब सेकंड होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो अब इसमें दूसरा ब्रांच बनाएंगे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब मेरे बादल देखो कैसे बन रहे हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में शायद 2 बादल और बनेंगे, कोई बात नहीं, हम और 2 बादल बना देंगे। मुझे ऐसे ब्लैक पेन बहुत पसंद है। आई गेस ये मार्कर है, क्या है ये? हाँ मार्कर है। मैं इसे बनाती थी और ये मैं इतने टाइम के बाद बना रही हूँ वापस। मतलब ऑफिस में तो बनाती हूँ बट इस सब का वापस बॉटम के बाद बना रही हूँ। तो क्या था, हाँ, नॉन कैश कंसिडरेशन और वेदर वर्क प्रोसेस नॉट एप्लीकेबल। ओके, मतलब नॉन कैश कंसिडरेशन टेक्स फॉर्म ऑफ डेप्रिशिएबल और अमोर्टाइजेबल एसेट, इट शैल बी कैरीड टू द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ओके, मतलब एक है नॉन कैश कंसिडरेशन जो है डेप्रिशिएबल एसेट, तो उसको नॉर्मल कैपिटलाइज करो बैलेंस शीट में, और अदर्स है तो उसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। हो गया नॉर्मल। नॉन कैश फॉर्म है डेप्रिशिएबल मतलब कैपिटलाइज, अदर्स है तो एक्सपेंसिव हो गया मेरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फिर हम आ जाते हैं सीलिंग ऑन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। तो एक और इसका ब्रांच बनाएंगे, एक और बादल बनेगा। मैं एक ही हाथ से सब कर रही हूँ गाइस, वरना इतनी भी मेरी ड्राइंग खराब नहीं है। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। अब देखो कंडीशन क्या है इसके लिए, इसमें क्या बोल रहे हैं लोग, द अमाउंट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर शैल बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ मैनेजर। मतलब जो स्वेट इक्विटी शेयर्स का कंसीडरेशन है वो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के पर्पस के लिए सेक्शन 97 माना जाएगा अगर स्वेट इक्विटी शेयर डायरेक्टर मैनेजर को हुआ है एंड नॉन कैश कंसीडरेशन जहाँ पे वो एसेट नहीं है। तो इसकी 2 कंडीशंस है। सबसे पहला तो कि वो डायरेक्टर या फिर मैनेजर को इशू किया है, एंड जरूरी है, और उसका जो कंसीडरेशन है दे आर इशूड फॉर नॉन कैश कंसीडरेशन जहाँ पे एसेट फॉर्म नहीं है। तो ये भी हो गया हमारा क्लियर। देखो बट किसके रिगार्डिंग सीलिंग है वो भी बहुत ज़रूरी है जानना, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि स्वेट इक्विटी शेयर पार्ट ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इफ ये कंडीशंस पूरी हो रही है। तो अब लॉकिंग होगा 3 years फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो लॉकिंग टाइप डाल देते हैं पहला अपन, लॉक इन जो होगा 3 years फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट। इसको मैं कर दूंगी हाईलाइट। तो देखो हमारा पूरा अभी स्वेट इक्विटी शेयर का कॉन्सेप्ट खत्म होने आया है। हाँ हो गया खत्म। आप देख रहे हो तो हमारे पास इतनी स्पेस बची हुई है। तो आप क्या कर सकते हो इतने स्पेस में, हम इतने स्पेस में जो स्वेट इक्विटी शेयर है उसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। ऐसे बना सकते हैं कि सेक्शन कंपनी, उसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, शेयर मींस सच इक्विटी शेयर। मैं लिख देती हूँ डेफिनेशन। तो ये मैंने डेफिनेशन लिख दिया। अब गाइस ये जो प्रोसीजर वाला पार्ट है वो तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब में तो वो प्रोसीजर वाला पार्ट माइंड में डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि मुझे याद रहता था कि हाँ बोर्ड रेजोल्यूशन करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन ये पॉइंट्स लिखेगा। बट इसमें जो इंपॉर्टेंट लगा वो ये था लिमिट्स, उसके रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछते थे। तो मैंने सोचा कि मैं वो इसमें इंक्लूड कर दूंगी। तो मैं एक लिमिट्स का बादल भी बनाने वाली हूँ। चलो बना देते हैं लिमिट्स का बादल। अब वो कंडीशन क्या है लिमिट्स के बादल की, सबसे पहला कंडीशन था कि 15% ऑफ पेड अप कैपिटल या 5 करोड़ रुपीज़ इन अ ईयर विच एवर इज हायर, इतना ही होना चाहिए। और दूसरा ये था कि 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एट एनी टाइम, ठीक है, नॉट मतलब लेस देन। तो ये हो गया इसकी 2 कंडीशंस की, एक साल में 15% पेड अप कैपिटल या ₹5 करोड़ विच एवर इज हायर, इतना ही शो हो सकता है, और एट एनी टाइम 25% पेड अप कैपिटल इतना ही शो हो सकता है। तो देखो एट द एंड ऑफ द डे ये आपका जो है आई गेस 16-17 मिनट लगा है ये बना इक्विटी शेयर जो यहाँ से यहाँ तक था पूरा का यहाँ पे कवर हो गया। ये मैंने बहुत जल्दी जल्दी में बना रही है, एक हाथ में बनाया इसलिए थोड़ा गंदा दिखा होगा, बट अब अच्छे से बनाना। सो या 9 to 9:30 अब बहुत हैवी हो जाता था रात का खाना। तो 9 to 9:30 मैं वॉक करती थी मेरे ही घर पे मेरे ही रूम में, और मैं सोचती थी कि अच्छा अब दूसरे दिन मुझे क्या पढ़ना है। सो 9 to 9:30 मेरा सोचने का टाइम होता था कि मैंने कितना पढ़ लिया है, अब क्या पढ़ना है, मैं कहाँ लैग कर रही हूँ, कहाँ मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकती हूँ। ये डेली होता था। इससे हमें डेली हम अपडेटेड रहते कि हमारे इसमें रूटीन में क्या गड़बड़ी चल रही है। 9:30 to 11 मेरा 5th सेशन होता था। 5th सेशन में डिपेंड करता है वही कि मेरा कितना पढ़ना पेंडिंग है। बहुत पढ़ना पेंडिंग रहता था तो मैं उस टाइम पर थी, या फिर माइंड मैप्स हो गए, इंडेक्स मैपिंग हो गई, वो बनाती थी जो भी मैंने पढ़ा उसका आज के दिन, ठीक है। उस टाइम पर क्योंकि पता नहीं मेरे बॉडी को आदत हो गई थी, ब्रेन को आदत हो गई थी उस टाइम पर इंडेक्स मैपिंग, माइंड मैपिंग ये सब बनाने की। तो मैं उस टाइम पर वो सब बनाती थी, या तो कुछ सब्जेक्ट हो गया वो पढ़ती थी ऑब्वियसली। अब 11 बजे मेरे घर कितने सारे माइंड मैप्स है, ये सब माइंड मैप्स है इस मॉड्यूल के, पेपर 6 है ये। इसमें सिर्फ 7 ही चैप्टर थे, तो मैंने हर एक चैप्टर का इसका माइंड मैप बनाया हुआ है ताकि मुझे रिवीजन में क्विक रिवीजन ताकि मैं कर पाऊँ। सो अब इसमें से मैं लेने वाली हूँ ये वाला, ये फर्स्ट चैप्टर था। सो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि मैंने इसका कैसे बनाया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। सो इस मॉडल की मैं बात कर रही थी, इसमें हम करने वाले हैं ये चैप्टर, ठीक है, शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी एंड कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। देखो ये कितने पेज का है, 25 पेज का चैप्टर है, और मैंने इसको कैसे कवर किया है, इतने से पार्ट में, ठीक है। और भाई साहब ये चैप्टर में इसके अंदर केस स्टडीज इतने ये एक्चुअली मेरे घर पे छोटा बच्चा है उसने बाद में कर दिया था, मेरे इसके अंदर इतने सारे केस स्टडीज है जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है, बहुत सारे केस स्टडीज है इसके अंदर, तो वो लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता था। अब देखो ये कितने सारे पेजेस का चैप्टर है, देखो मतलब आप मुझे एक बार बताओ क्या इतना एंड डे पे रिवाइज करना, आपका कल एग्जाम है तो क्या आप रिवाइज कर पाओगे इतना सारा एक ही, मतलब जैसे एग्जाम से थक गया तो आपको इतना सारा रिवाइज करना, तो इट्स इम्पॉसिबल ना, इसलिए कुछ तो हमको क्विक रिवीजन निकालना पड़ता है, इसलिए ये आया है, ठीक है। अब देखो माइंड बनाने से पहले आपको एकदम क्लियर होना पड़ता है कि भाई इसके अंदर टॉपिक क्या क्या है। जो शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी है वो एक टॉपिक है, बट उस पर मैं लिख सकती हूँ चाहे कुछ भी आ जाए, तो ये मैंने माइंड मैपिंग पे कवर करा ही नहीं है कि भाई इसके अंदर टॉपिक क्या क्या है। जो शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी है वो एक टॉपिक है, बट उस पर मैं लिख सकती हूँ चाहे कुछ भी आ जाए, तो ये मैंने माइंड मैपिंग पे कवर करा ही नहीं है। अब एक ये है मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट जिसके अंदर केस स्टडीज भी है, और फर्स्ट वर्सेस हार्बोटर का केस स्टडी है,
इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। आपको पता होगा ये क्या होता है। तो ये जो पूरा पेज है ना जो मैं अभी पलटा रही हूँ वो सब वही है ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट का। तो एक तो वो बन जाएगा, ठीक है। दूसरा आता है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन सिक्योरिटीज। तो एक माइंड मैपिंग के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। फिर तीसरा टॉपिक आता है क्लास एक्शन सूट। ये पूरा क्लास एक्शन सूट का बात करता है। तो यानी कि ये 25 पेज में 3 कवर है, ऑपरेशन मैनेजमेंट, ट्रांसफर ट्रांसमिशन और क्लास एक्शन सूट। तो इस 3 पे मेरा माइंड मैपिंग मेजर बनेगा। तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में ऐसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सो आ जाते हैं माइंड मैपिंग पे। अब देख सकते हो ये माइंड मैपिंग का जो मेरा पहला पेज है उसमें मैंने केस स्टडीज डाले हुए हैं, बिकॉज इस चैप्टर में बहुत सारी केस स्टडीज है और मुझे याद रखने को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने इसका भी माइंड मैप बना दिया और पीछे मैंने एकदम अच्छे से कवर किया हुआ है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, क्लास एक्शन सूट एंड ये जो है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, ठीक है। मतलब सब कुछ कवर हो गया इसमें। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले सेंटर में आपको लिखना है टॉपिक का नाम जो चैप्टर का नाम है और उस पर से मैंने एक एरो निकाला, केस स्टडीज है ना ये। तो ये ऐसा केस स्टडी है जिसको ऑपरेशन नहीं माना जाता, ये सब एग्जाम से पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है ललिता राज्य लक्ष्मी वर्सेस इंडियन मोटर कंपनी। तो इसको मैंने कैसे याद रखा है, ललिता नहीं है बबीता, ठीक है। याद तो मैं कैसे रखूं ना। तो इसमें क्या हुआ था कि सेकंड हैंड बस था, वो लो प्राइस में डिस्पोज कर दिया था, पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे विदाउट टिकट, चेक नहीं किया हुआ था, डिविडेंड कम था, इनकम कम थी, एक्सपेंसेस ज्यादा था, मतलब ये सब था। तो इसमें क्या बोला गया कि जो छोटे मोटे केसेस है उसको ऑपरेशन नहीं माना जाता। फिर दूसरा 5 मिनट्स कार वॉश सर्विस लिमिटेड, इसमें लिखा 5 मिनट है तो इनएफिशिएंट तो होगा ही ना। ऐसे सब याद रखें, ये केस स्टडीज है, वैसे इसको ऑपरेशन नहीं माना गया। देखो मैंने कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है, मुझे याद अभी भी आ रहा है कि भाई ये मतलब था इसका। सेकंड लीगल हेयर, एक एरो इसका खत्म हो गया, अब दूसरा एरो निकला लीगल हेयर का। ये भी केस स्टडी है, केस मोतीलाल वर्सेस कसीमारी सेरानी क्या, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, मोतीलाल ने बात तो मोटी किया, मतलब उसने क्या बोला इसमें कि लीगल हेयर भले प्रोबेट हो या विल हो, अगर रजिस्टर्ड है तो वो ऑपरेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ये इस सेंटेंस का मतलब है, ठीक है। फिर दूसरा केस स्टडी ये हो गया। वैसे ही अब ये 2 मेजर एरोज है इसके। अब ये तीसरा एरो है, देखो एक्सेप्शंस टू रूल इन फॉस्फोरस हार्बोटल। इसके कितने एरो है, अल्ट्रा वायर्स, फ्रॉड एंड माइनॉरिटी, रॉन्ग डूवर्स, फिर ये रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल बट पास बाय सिंपल, पर्सनल एक्शंस एंड ब्रीच ऑफ ड्यूटी। तो ये एक बादल बना और इस बादल के ये बादल बने, तो ये इंटरकनेक्टेड होगा। अब इसके एक एक्सेप्शंस का मैंने केस स्टडी दिया हुआ है कि इस एक्सेप्शन का ये 2 केस स्टडी है, इसका ये केस स्टडी है, इसका ये है, इसका ये है। सो इससे मुझे पूरा केस स्टडी एक ही पेज में रिवाइज हो गया। ज्यादा बहुत अच्छा, मैंने इसमें जगह कम पढ़ी तो मैंने ये चिपका दिया कि भाई फॉस्फोरस, ठीक है। मैंने ये तो लिखा है इसमें कि एक्सेप्शंस टू रूल इन फॉस्फोरस हार्बोटल, बट फॉस्फोरस हार्बोटल है क्या, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये फॉस्फोरस हार्बोटल कब ऑपरेट करेगा और क्या होता है। तो ये हो गया मेरा केस स्टडी अच्छे से रिवाइज, ताकि मुझे पूछा जाए तो मैं आंसर कर पाऊंगी। फिर दूसरे पेज में मैंने ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट को एक्सप्लेन करा हुआ है। अब देखो इसमें सेक्शन 241 है, कौन ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकता है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए। मेंबर्स कर सकते हैं या तो सेंट्रल गवर्नमेंट सुमोटो कर सकते हैं। सुमोटो आपको पता है ना खुद से, मैंने सेक्शन में लिखा हुआ है कौन डील करता है। फिर पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल क्या क्या होता है वो सब मैंने लिख दिया, बिकॉज मैं भूल जाती हूँ इसलिए। कॉन्सिक्वेंस ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट्स, ये स्टार मार्क किया हुआ है, मतलब इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट कंपनसेशन क्लेम नहीं कर पाता, सेम मैनेजर अपॉइंट नहीं कर सकते 5 साल के लिए। फिर राइट कौन से मेंबर्स अप्लाई कर सकते हैं, तो ये उसका लिमिट दिया हुआ है। अब लास्ट में थोड़ी जगह बची हुई थी तो मुझे थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है वही लिखना था। तो ट्रांसफर ट्रांसमिशन का मतलब तो मुझे पता था, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। बट अपील, और ये पता है क्वेश्चन पूछा भी गया था एग्जाम में, अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ ट्रांसफर ट्रांसमिशन। तो प्राइवेट कंपनी का क्या प्रोसीजर है, पब्लिक कंपनी का क्या प्रोसीजर है। अब ये जो चैप्टर अब आ गया हम दूसरे पार्ट में, क्लास एक्शन टू सेक्शन 245। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वो जो पता है मैंने आपको 6-7 पेजेस दिखाए, तो वो बस इतने से पार्ट में मैंने कवर करे हुए हैं एकदम अच्छे से, एकदम इन डिटेल, कुछ भी छोड़ा नहीं है। कौन फाइल कर सकते हैं, डिपॉजिटर्स भी फाइल कर सकते हैं, मेंबर्स भी फाइल कर सकते हैं, जिसका शेयर कैपिटल नहीं है 1/5 ऑफ टोटल नंबर्स। तो ये इतने में पार्ट कवर हो गया। किसके अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं, कंपनी डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स या फिर एक्सपर्ट एडवाइजर, कंसल्टेंट, ये कवर हो गया। रिलीफ क्या क्या अवेलेबल है, तो ये 3 रिलीफ अवेलेबल है, ये कवर हो गया। क्लबिंग ऑफ सिमिलर एप्लीकेशन बार ऑन फ्यूचर लिटिगेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने रेड पेन में लिख दिया कि अगर 2 क्लास एक्शन सूट होते हैं सेम कॉज ऑफ एक्शन वो नहीं अलाउ करते, इसको क्लब कर देते हैं। ये केस स्टडी में हमको पूछा गया था मेरे एग्जाम के टाइम पे। फिर हम आ जाते हैं 5th में, रिक्वायरमेंट फॉर कंसीडरेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय ट्रिब्यूनल। क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, गुड फेथ होना चाहिए, कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, वो सब इसमें आ गया। अब है एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन, बैंकिंग कंपनी एग्जाम्पशन है, ठीक है। सो ये भी मैंने लिख दिया कैसे हम एप्लीकेशन को एडमिशन देते हैं, वो इसमें आ गया। रिप्रेजेंटेटिव एक्शन करके भी कुछ होता है जो सिमिलर होता है क्लास एक्शन सूट को ही, उसी को रिप्रेजेंटेटिव एक्शन भी बोलते हैं। फिर पनिशमेंट क्या होगी, पनिशमेंट लिखा क्योंकि काफी सारे केसेस में पनिशमेंट भी पूछा जाता है। तो आप देख रहे हो मैंने इन डिटेल मतलब पूरा मॉड्यूल नहीं छापा है, पूरा सेंटेंस में लिखा है, लाइन अंडरलाइन कर लिखा है, डॉट कर लिखा है, एकदम वैसे पार्ट लिखा है जिससे मुझे पूरा सेंटेंस क्विकली याद आ जाएगा, उस तरीके से आपको लिखना है। सो यही है माइंड मैपिंग। एक्चुअली माइंड मैपिंग ये होता है, देखो सब कुछ कैसे इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। इसमें आपको हाइलाइटर्स का यूज करना है, डिफरेंट पेन्स का यूज करना है, अपने दिमाग का यूज करना है कि आप कैसे चीजें याद रखोगे, एंड पीछे का भी पेज खाली रहता है तो आप पूरा चैप्टर इसमें कवर कर सकते हो। सो दिस वाज हाउ आई रिवाइज माय फर्स्ट चैप्टर इन 15 मिनट्स। उसके बाद मैंने स्कैनर भी सॉल्व करा था, पास पेपर भी देखे थे, मेरे पास इतना टाइम बचा हुआ था। सो आपको भी ऐसे ही करना, मैंने आपको बता दिया कि स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि कितने कॉन्सेप्ट्स और कितने कॉन्सेप्ट्स का बनेगा, उसके बाद स्टार्ट करना, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल और हम कल मिलेंगे वापस जी लेते हैं, ठीक है। ये चैप्टर अगर आप देख सकते हो तो ये 505 से 518 मतलब समथिंग अराउंड 13 पेजेस का ये चैप्टर है। तो इसको कैसे मैंने इतने से पार्ट में पढ़ लिया, जब भी ट्रेन में जाती थी फोटो लेके जाती थी पढ़ लेती थी। सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिख दिया कि ये उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। फिर इंट्रोडक्शन में तो कुछ इतना खास नहीं था, आप देख सकते हो मैंने येलो हाइलाइट्स करके रखे, ये करके रखा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शायद मुझे उस पेज नंबर में जाके पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है। इसको मैं हाईलाइट करके रख देती हूँ। मैं स्टिकी नोट चिपकाई हूँ लीगल मेट्रोलॉजी के डेफिनेशन के लिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछते थे, तो मैं डेफिनेशन ऐसा लिखती हूँ, उसमें मैंने सेक्शन नंबर भी लिखा हुआ है। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी 1995 में फॉर्म हुआ था, इसको स्टार मार्क किया है, मतलब ये तेरे को जाके पढ़ना पड़ेगा पूरा। फिर ये सर्टिफिकेट हो गया, तो ये सर्टिफिकेट क्या है, इट इज इशूड बाय मेंबर, इंस्ट्रूमेंट कंप्लायंसेस में है, इस पर इंटरनेशनल रिकमेंडेशन, ये मेरा लिखने का तरीका होता था। ये मैं पूरा आपको डिस्क्लोज कर रही हूँ गाइस, बिकॉज क्या पता किसी की हेल्प हो जाए इससे। फिर डेफिनेशंस में प्री कमोडिटी पैकेज, प्री पैकेज कमोडिटी के हिसाब से ये डेफिनेशन है। मैं आप अगर एकदम ध्यान से देखोगे ना तो मैं ऐसे एरोज में लिखती थी, क्योंकि मुझे उससे ज्यादा जल्दी समझता था। फिर पावर ऑफ इंस्पेक्शन एंड सीजर, सेक्शन 15 का है, सेक्शन 15 होता है पावर ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ डायरेक्टर को सीज कर सकते हैं। फोर फीचर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर्स एक्सेट्रा टू मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स। फोर फीचर, नो फॉरफिट इफ इट गेट्स वेरीफाइड और स्टैम्प्ड। ये आपको समझ रहा है, आप लोग अभी पढ़ रहे होगे तो आपको रिलेट हो पा रहा होगा मैंने क्या लिखा है। अब इसमें मैंने टेक डेयरी मिल्क लिखा है गाइस, डिक्लेरेशन ऑफ प्रीपैक्ड कमोडिटीज, क्योंकि ये सिर्फ ऐसे ही लिखा था, इसको सीरियसली मत लो। डेयरी मिल्क के पीछे ना लिखा रहता है कि क्या क्या डिक्लेरेशंस देते हैं, तो मैंने ऐसा ही कि भाई मैं डेयरी मिल्क अभी ले लो ताकि समझ में आ जाए कि उसके पीछे क्या क्या डिक्लेरेशन है, तो मैं पढ़ के लिख सकती हूँ।
फिर ये देख सकते हो पेनल्टी फॉर काउंटर फीटिंग और सील्स, ये मैंने हाईलाइट करके रखा क्योंकि ये सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और यही ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो इतना पार्ट अगर मैंने पढ़ लिया समझो किसी चैप्टर का सिर्फ, तो मुझे वो चैप्टर की मेमोरी रिफ्रेश नहीं हो जाएगी, तो मुझे एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो आएगा कि कैसे इस चैप्टर में क्या क्या था, मेरा लिंक नहीं टूटेगा। अब मैं आपको दूसरा बताती हूँ, लॉ रिलेटिंग टू सोसाइटीज। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, उसमें मैंने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन ऑफ लिटरली साइंटिफिक एंड चैरिटेबल सोसाइटीज प्रोविजन शुड बी मेड टू इंप्रूव द लीगल कंडीशन ऑफ सोसाइटीज, ये क्या इसका पर्पस है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में आ गया। फिर रजिस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो देखो मैं क्लोजअप दे रही हूँ आपको। रजिस्ट्रेशन में मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, ये सब कंडीशन है रजिस्ट्रेशन की। फिर मेंबर्स, देयर राइट्स एंड लायबिलिटीज, तो मेंबर्स का क्या है राइट, लायबिलिटीज क्या है, और कब मेंबर्स स्ट्रेंजर्स की तरह ट्रीट करते हैं, तो ये है। ये सब शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मुझे मेरे तरीके से लिखा है तो मुझे रिवाइज हो जाता है, आप देख सकते हो। एंड दिस वन इज सेक्शन 5 प्रॉपर्टी ऑफ सोसाइटी वेरी ट्वेस्ट, इट वेस्ट इन ट्रस्टी, अगर ट्रस्टी नहीं है तो इट्स गवर्निंग बॉडी, ऐसा मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है। फिर अमेंडमेंट करना हो, अल्टरेशन करना हो, अमालगमेशन करना हो, रिजोल्यूशन करना हो सोसाइटी का, तो उसका क्या प्रोसीजर है वो मैंने स्टिकी नोट के हिसाब से लगा दिया। फिर देखो ये सब पॉइंट्स हैं, डिसोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन में क्या होता है, डिसोल्यूशन नेसेसरी कब हो जाता है, ये सब कंडीशंस मैंने लिख दिया है। सो मेरा मोस्टली चैप्टर अगर रिवाइज करना हो तो इंडेक्स मैपिंग से हो जाता है। मैं रिवाइज करना इसी को रिफर कर रही थी, अगर एक स्टिकी नोट कम पड़ता है तो दोनों स्टिकी नोट चिपका के ऐसे बना सकते हो, आगे पीछे पूरा यूटिलाइज करना है ताकि उसी पेज में आपका रिवाइज हो जाए। देखो एक्ट हो गया, इसको इसके लिमिट्स मैंने स्टिकी नोट्स पे सब लगा दिए थे, इसके डेफिनेशंस ऐसे लिख दिए थे, डे ऑफ एक्सेप्टेंस, ये मैं सब इसलिए लिखी क्योंकि मैंने 5 पेपर सॉल्व किया था तो ये सब बहुत आता था, तो मेरे इंडेक्स में मोस्टली वही होगा जो 5 पेपर्स में बहुत आते थे। ये देखो, ये तो भाई साहब बहुत सारे स्टिकी नोट्स में लगाने पड़े क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था। आप इसके पेजेस देख सकते हो, 625 से लेकर 639 तक बड़ा था, मतलब कंटेंट वाइज बड़ा था, बहुत कुछ सीखने जैसा था, आने बहुत कुछ एग्जाम्स में आ सकता था, वैसा था। मैं एकदम क्लोजअप लुक दे रही हूँ ताकि आपको हर एक वर्ड क्लियरली दिखे और उसमें मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि इसमें बाकी सब प्रोसीजर सेम होते थे इसलिए जो लिख दिया। आप देखोगे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब सेम था, खाली थोड़े डिफरेंसेस थे। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रेड पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, सबका यूटिलाइज किया था एग्जाम में पढ़ते टाइम। तो हाँ गाइज, यही है मेरा इंडेक्स मैपिंग, इसने मेरी बहुत मदद की है गाइज, सच बता रही हूँ, और आपकी भी कर सकता है from the index itself. So before starting this video, I need to give you one tip. It is very subjective because you can't just copy paste my index mapping and read it from that because that would not be useful for you. That would be a blunder. But as per your understanding, like things which you think is very difficult for you to remember, you have to write only that sentence, or things which you think which is very important, you have to write only that sentence. So जब आप खुद ही लिखोगे तब आपको समझेगा कि हाँ ये मैंने क्यों लिखा था, क्या पर्पस था, and it will be helpful for you to remember it for a longer period of time. मैं सब केस स्टडीज है इंपॉर्टेंट, बहुत सारा इसमें केस स्टडीज है, तो मैंने सब एक साथ लिख दिया था और स्टार्टिंग में चिपका दिया था ताकि मुझे बार बार ढूंढना नहीं। जैसे कि मैंने कहा मुझे भूलने की बीमारी है, तो मैं कोई भी जगह छोड़ती नहीं हूँ, सब जगह कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ। एंड ये क्या है गाइस, आपको लग रहा होगा ये क्या करके रखा है मैंने, बट ये एक्चुअल में ना मैंने इसमें सब टिक किया हुआ है, इसका मतलब ये कि मैंने ये इतनी बार पढ़ लिया। मैं पता ये भी भूल जाया करती थी कि भाई मैंने कौन सा चैप्टर पढ़ा हुआ है, ये भी मैं भूल जाती थी, उसमें टिक करना पड़ता था कि नहीं तो ये पढ़ लिया है, दूसरा पढ़। सो वी आर हेडिंग टू अवर इंडेक्स मैपिंग, ठीक है। सो यस, देखो स्टिकी नोट्स चिपकाया करते हैं हम इंडेक्स मैपिंग पे जहां हमें लगता है कि जगह कम है, सो वी स्टिक स्टिकी नोट्स, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स इतना होता है एंड इसमें हमको पूरा चैप्टर कवर करना होता है। सो अगर कुछ नहीं होता तो हम स्टिकी नोट्स चिपका देते हैं, ठीक है। सो मैंने सोचा है कि मैं इस टाइम रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का आपको बताऊंगी इंडेक्स मैपिंग इन डिटेल, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं कि कितने 57 से लेके 671 के पेज, मतलब 14 पेजेस का है ये। चलो सबसे पहले मैं आपको इसका चैप्टर दिखाती हूँ, ठीक है। मैंने पेन डाल के रखा था ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। सो देखो ये मैं आपको दिखा रही हूँ ये चैप्टर ताकि आप समझो कि कितना बड़ा चैप्टर है, उसको कितना जल्दी हम रिवाइज कर सकते हैं। सो देखो ये है चैप्टर का स्टार्टिंग, आप अंदाजा लगाना ये आपको रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा। अब जाके ये चैप्टर खत्म हुआ है और वही 14 पेज सिर्फ इतने में से रिवाइज हो सकता है, बस मतलब समझ लो एक पेज में वो पूरा 14 पेज रिवाइज हो सकता है। यही कमाल यार इंडेक्स मैपिंग का। सो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैंने 1908 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का है, ठीक है। एंड आप देख सकते हो मैंने काफी सारा चीज हाईलाइट करके रखा है। इसका मतलब ये कि जो हाईलाइट किए हुए हैं ना वो पास्ट एग्जाम्स में पूछे गए हैं या तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे ये December 17 लिखा हुआ है कि तब पूछा गया था। सो इंट्रोडक्शन में रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट इज मतलब डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन होता है, ट्रांजैक्शन का नहीं। सब कुछ क्लियर करके लिखा हुआ है क्योंकि बहुत कुछ भूल जाते हैं हम लोग। अब डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, सेक्शन 17 डील करता है। देखो एरो करके मैं नीचे लेकर आई हूं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था। गिफ्ट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। नॉन टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट विच पर्पस सीडेल, सीडेल मतलब क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट, एक्सटिंग्विश एनी राइट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन अ डॉक्यूमेंट ऑफ वैल्यू मोर देन 100। सो ये उस लाइन का मतलब होता है, मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज करा हुआ है ताकि पूरा एक साथ में आ जाए। वेदर प्रेजेंट, फ्यूचर, कंटिंजेंट, ठीक है, इमूवेबल। फिर नॉन टेस्टामेंटरी, सेटिस्फैक्शन ऑफ डेथ। सो इस सब इन तीनों चीजों का डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, ठीक है। और इससे मुझे फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ये चिपका दिया था। उस टाइम पे मेरे पास स्टिकी नोट अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने पेपर लगा के चिपका दिया, सेम वही लिखा है। एंड यहाँ पे वो लिखा है कि किसका डॉक्यूमेंटेशन का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, दोनों ही साइड आप यूज कर सकते हो। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ पे देखो टाइम लिमिट फॉर प्रेजेंटेशन, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट को कब तक आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो एग्जीक्यूशन हुआ उसके 4 मंथ्स में कर सकते हो, तब तक भी नहीं हुआ तो एक्स्ट्रा 4 मंथ्स ले लो। और इसका केस स्टडी ये रहा, राजकुमार वर्सेस तरप्पा। तो मैंने केस स्टडी भी लिख दिया ताकि मुझे क्विक याद रहे। तो कितना लोग मुझे पूछते थे कि भाई को इतना सारा याद कैसे रहता है, इसकी वजह से याद रहता है। मेरे सामने बस मैंने एक बार रिवाइज किया, मुझे याद हो गया बिकॉज ऑफ दिस।
ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन ओनर शेल बी प्रेजेंट, तुमको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो ओनर प्रेजेंट होना चाहिए। सेवरल, अगर एक ही डॉक्यूमेंट के बहुत सारे एग्जीक्यूटेंट्स है तो 4 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ ईच एग्जीक्यूशन होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आउट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटेड वैलिड ही नहीं है अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है इंडिया में। प्रेजेंटेशन ऑफ अ विल कभी भी कर सकते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है। ये चारों जो कि एक पैराग्राफ होता है, ठीक है, वो मैंने एक लाइन में रिवाइज कर दिया कुछ ही सेकंड्स में, इतना इंस्टेंट रिवीजन होता है। प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, जहां पे रिलेवेंट प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। अब इस पे आ जाते हैं, प्रेजेंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन प्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसका मैंने लिख दिया सेक्शन 32, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल हेयर, एलएफ मतलब लीगल हेयर कर सकता है एजेंट, जिसके पास सिर्फ स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, ठीक है। सो ये भी मैंने लिख दिया। वो लोग क्या करेंगे, आपको देंगे एजेंट है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी वाला, वो प्रेजेंट कर रहा है डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, और आप लोग क्या करके आओगे, इट इज वैलिड, बट नहीं, स्पेशल पावर होना चाहिए उसके पास। फिर डिपॉजिट्स ऑफ विल, बुक 5 होता है, ओके। अब देखो ये सब मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने चार्ट बनाया हुआ है कि कब से डॉक्यूमेंट ऑपरेटिव होता है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, फ्रॉम डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं, फ्रॉम डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। इस पर भी केस स्टडी पूछा जाता है। सो दिस इज इंडेक्स मैपिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। आप अपील कब कर सकते हो रजिस्ट्रार को, 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर। आप देख लो पूरा चैप्टर इसी में रिवाइज हो जा रहा है मेरा को बार-बार खोल के नहीं देखना है। और अगर समझो इसका मेरा टेस्ट है या सर इससे क्वेश्चन पूछने वाले तो मैंने इसमें से रिवाइज कर दिया पूरा, कितना टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। सो देखो पीएलआई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। अब हर एक यार में इतने सारे चैप्टर्स कहाँ से कोई कैसे रिवाइज कर सकता है ना, और बार बार इसको याद रखना मतलब इज अ टीडियस टास्क। तो मैं क्या करती थी, मुझे टेंशन आता था, मैं बस इंडेक्स खोलती थी और रिवाइज मारने लग जाती थी, थोड़ा बहुत देख लेती थी। और जैसे कि मैंने कहा मेरे चैनल पर कि मुझे जब कभी पढ़ने का मन नहीं करता था तब मैं ये इंडेक्स मैपिंग लेके बैठ जाती थी और ये थोड़ा पढ़ लेती थी। देखो यार ये तो चैप्टर ही कितना छोटा सा था, 579 to 580 मतलब 10 पेज का चैप्टर है, हो गया रिवाइज। इसमें कुछ था भी नहीं इस 3 के अलावा, ये इंपॉर्टेंट है, हो गया पूरा चैप्टर रिवाइज, है ना। जो है ना ये वाला वो थोड़ा अलग पेज है, बिकॉज ये मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फाउंडेशन से उठाया हुआ है। फाउंडेशन का इंडेक्स मैंने फाड़ के यहाँ पे चिपका दिया क्योंकि एग्जीक्यूटिव का इसका इंडेक्स इतना बड़ा नहीं था, तो मैंने ये फाउंडेशन में यहाँ पे लगा के पूरा इसको वापस लिख दिया कि क्या क्या जरूरी है क्या क्या जरूरी नहीं है। तो पूरा रिवाइज मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो इतना बड़ा माना जाता है पूरे इंडेक्स में रिवाइज हो गया। एंड यस गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने ब्लैक पेन का यूज किया है, रेड पेन का यूज किया है, ग्रीन पेन का यूज किया है। वैसे आपको अलग अलग पेन का यूज करना है, आपको होलियां खेलनी है यहाँ पे, ठीक है, तभी जाके आपको याद आएगा कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। और देखो मैं एरोज का बहुत यूज करती हूँ, इससे लिंक बैठता है कि अच्छा इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, एरोज हो गए, टिक मार्क हो गया, क्रॉस हो गया, इसका बहुत यूटिलाइज करती हूँ ताकि थोड़ा स्पेसिंग कम जाए। ये सब लिख के आप भूल जाओगे तो नहीं चलेगा, आपको इसको रिवाइज करते रहना है हर हफ्ते, ठीक है, तो ही इसका फायदा होगा, वरना कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। बाय, बेस्ट ऑफ लक।